हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर सेट 2 के सॉल्यूशन को देखेंगे बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर सेट 1 से लेकर के सेट 5 तक का सॉल्यूशन को अपलोड कर दिया है बच्चों। आपका सेट 2 का भी अपलोड हो जाता। कारण यह था कि जिस मोबाइल में मैंने रिकॉर्ड किया था बच्चों, वह मोबाइल मेरा नहीं था, मेरे भैया का था, और वह किसी कारणवश से बाहर चले गए हैं, जो अभी तक नहीं आए। सोचा फिर इसे लेट से थोड़ा अपलोड कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ कि आप बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर सेट 2 शूट गया है, इसको भी जल्दी आप अपलोड कर देंगे। तो ऐसा फिर से मुझे ये रिकॉर्ड करना पड़ रहा है और फिर से ये अपलोड किया जा रहा है बच्चों। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इकोनॉमिक्स के 1 से लेकर के 5 तक के वीडियो को आप लोग जरूर देखेंगे बच्चों। 1 से लेकर के 5 तक के वीडियो को जरूर देखेंगे। इकोनॉमिक्स का एक अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं जिसपे आपका सारा सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स देखिए साइंस का, कॉमर्स का और आर्ट्स का, तीनों का इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर सेम है बच्चों। तीनों का इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर सेम है, क्योंकि आप सभी को एनसीईआरटी ही पढ़ना है। सिर्फ आप सभी का एग्जाम अलग अलग दिन होता है बच्चों। तो अगर आपने इन सभी के सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो जरूर देखेंगे बच्चों। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम प्रयास करेंगे इकोनॉमिक्स का आप सारा सेट खत्म हो चुका है बच्चों, तो चैप्टर बेस्ड एमसीक्यू प्रश्नों को लाने का प्रयास करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां से जेक रिलेटेड जितनी भी जानकारियां होती है आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। क्योंकि हर छोटी छोटी खबरों की वीडियो बनाना संभव नहीं, इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। आपका पहला प्रश्न है बच्चों, आदर्शक आदर्शक अर्थशास्त्र के संबंध में क्या सत्य है? तो देखिए पहला क्या है, आदर्शक अर्थशास्त्र का संबंध क्या है, क्या से है। आदर्शक अर्थशास्त्र का तथ्यों पर आधारित होता है। तो तीसरा ऑप्शन है, आदर्शक अर्थशास्त्र उद्देश्य आर्थिक क्रियाओं पर वास्तविक विवरण है। फिर चौथा है, आदर्शक अर्थशास्त्र का कार्य परामर्श देना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। परामर्श देना है कि कैसे क्या होना चाहिए, ये परामर्श देना है आदर्शक अर्थशास्त्र का, नॉर्मेटिव का। ठीक ना, क्लियर है आप लोग यहां तक? उसके बाद है दूसरा प्रश्न आपका है बच्चों, किस अर्थव्यवस्था की में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है? बाजार शक्तियों के किस अर्थशास्त्र में होता है? देखिए पिछला वीडियो में भी हमने बताया हुआ था, किस अर्थशास्त्र के द्वारा होता है? पूंजीवादी के द्वारा होता है। मैं आपको बता देना चाहूंगा, इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के भी पूरे पांच मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन हम लोगों ने देख लिया था। साथ ही साथ जियोग्राफी का भी, अगर आपका जियोग्राफी है तो उसका भी पूरे पांचों का, सभी का। और अगर आप साइंस से हैं, तो मैं बता देना चाहूंगा फिजिक्स के भी पूरे पांचों और केमिस्ट्री के भी पूरे पांचों का सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, आप लोग जरूर जाके देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एमसीक्यू प्रश्नों को देखना, समझा ना, मॉडल प्रश्न पत्र का। देखिए उसके बाद दूसरा का बता दिए, उसके बाद आपका तीसरा नंबर का प्रश्न क्या देखिएगा बच्चों, उत्पादन संभावना वक्र का दाहिनी ओर विपरीत होना का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तकनीकी विकास। क्या हो जाएगा? तकनीकी विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? देखिए इसी को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं, इसी को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। इसमें दो वस्तुओं की उत्पादन की संभावना को दर्शाया जाता है कि एक का हम लोग कम करेंगे तो दूसरा को बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा को कम करेंगे तो एक का बढ़ाना पड़ेगा, समझे ना? क्लियर है यहां तक? उसके बाद है उत्पादन संभावना वक्र का ही दूसरा नाम है उदासीन वक्र, और इसी का एक और नाम है तटस्थता वक्र। क्या है? तटस्थता वक्र। उसके बाद है आपका चौथा नंबर का प्रश्न बच्चों, इसको छोटा कर लेते क्या। चौथा नंबर का प्रश्न है, एक किसान 100 टन धान उत्पादन करने के लिए 120 क्विंटल गेहूं का उत्पादन का त्याग करता है, तो धान का उत्पादन के लिए अवसर लागत क्या हो जाएगा? देखिए अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो अवसर लागत का हमने अच्छा एग्जांपल दिया था बच्चों। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा कितना, 100 टन की धान के उत्पादन के लिए 120 टन की गेहूं का उत्पादन का त्याग कर रहा है बच्चों, तो क्या हो जाएगी? 20 टन गेहूं इसकी क्या हो जाएगी? अवसर लागत हो जाएगी बच्चों। 120 टन गेहूं अवसर लागत हो जाएगा। देखिए समझिएगा अवसर लागत किसे कहते हैं। पिछला जिसके आप त्याग करें, किसी दूसरे के लिए आप त्याग करें तो उसी को अवसर लागत कहते हैं। एग्जांपल से समझिए, आप एक स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास क्या है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। ट्यूशन पढ़ाने में आपका कितना हो रहा है? वहां पे 1000 रुपये प्रति माह आपको दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है? 1000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जा रहा है। और आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों, आपके कुछ दिन के बाद मान के चलिए आपका एक दो तीन माह, 5 माह मान के, 5-6 माह के बाद आपका क्या हुआ? एक बैंक में नौकरी लगी है। बैंक में आपका नौकरी लगी है, जहां पर आपका 10,000 रुपया, कितनी? 10,000 रुपया आपकी वेतन है बच्चों। कितनी? 10,000 रुपया आपकी वेतन है। तो इसमें से जो आपका 1000 रुपया मिलता था ट्यूशन के लिए, जो ट्यूशन पढ़ा रहे थे बच्चों, वही आपका अवसर लागत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वही आपका अवसर लागत हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग चलिए, आपका रिजल्ट एकदम होते चलेगा। ठीक ना, पढ़ाई मन से करना है। उसके बाद है, एक विवेकशील उपभोक्ता के लिए दो वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन में के निम्न बंडलों का सही अधिमान क्रम क्या होगा? निम्न बंडल को, तो पहले
किस अधिमान कर्म को पहले किसका सजाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा होगा बच्चों। देखिए जिसमें दो संयोग को दिखाया गया है, अधिमान अधिक अधिमान कर्म मतलब उपभोक्ता, इसको क्या कर सकता है, अधिमान कर्म को दूसरा नाम क्या है बच्चों, अभी कुछ देर पहले आपको बताए हुए, एक तरह से कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र के जैसा ही अधिमान वक्र भी होता है। इसी को अधिमान एक तरह से, दूसरा एक तरह से, मतलब सेम टू सेम नहीं, थोड़ा अलग है बच्चों। देखिएगा, देखिए सबसे ज्यादा किसमें है, 5 और 6, 5 और 6, तो इस पहले ये पहले क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सी किसमें है बच्चों, पहले हम लोग खोज लेते हैं, सी किसमें है, ऑप्शन नंबर डी, सी यहीं पे है, तो यही इसका राइट, शुरुआत यहीं से होगा, उसके बाद ये हो जाता है, उसके बाद बी हो जाता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है यहाँ तक। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, ये भी पहले भी बता चुके हैं। देखिएगा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन का अध्ययन किया जाता है, बड़े फार्म का, बड़े देश का, एक किसी देश की अर्थव्यवस्था का, राष्ट्रीय आय का, जीडीपी, जिसे जीडीपी आप लोग समझ रहे हैं ना उसका, और किसी बड़े देश का, मतलब छोटा देश भी, किसी बड़े अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक छोटे फर्म का अध्ययन किया, किसी व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, समझे ना। वो छोटी अर्थव्यवस्था को व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, और समष्टि के साथ बहुत बड़ा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य कीमत का स्तर निर्धारण। सामान्य कीमत मतलब, सामान्य कीमत का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, सामान्य कीमत का अर्थ ये हो जाएगा कि आपका पूरे बाजार में जो कीमत है बच्चों, पूरे बाजार में जो कीमत है उसी को सामान्य कीमत कहेंगे। पूरे बाजार की कीमत को सामान्य कीमत कहेंगे बच्चों। अगर आप चाहेंगे कि हम किसी आपके कोई दुकान में लिए, वहां पे 15 रुपए के लिए केजी आटा है, 15 रुपए केजी आटा है, आटा तो 15 रुपए है नहीं, लेकिन फिर भी मान लीजिए आप लोग, और किसी बाजार में है, पूरे बाजार में है 12 रुपए, पूरे बाजार में है 12 रुपए, तो पूरे बाजार का यहाँ पे निर्धारण हो रहा है सामान्य, और इसका 15 रुपए केजी का किसका निर्धारण होगा, समष्टि अर्थशास्त्र, किसी फर्म, एक कंपनी का हम लोग किसमें अध्ययन करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, ठीक ना। क्लियर यहां तक। किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई के परिवर्तन करने पर कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। एक अतिरिक्त जहां आ गया तो वहां सीमांत लगा देंगे, क्या लगा देंगे, सीमांत लगा देंगे। एक अतिरिक्त इकाई से आप जो कमाई कर रहे हैं बच्चों, उसी को क्या कहेंगे, सीमांत लागत कहेंगे। जो एक अतिरिक्त इकाई से आपको जो उत्पादन कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, उसी को सीमांत कहेंगे। सीमांत जहां एक अतिरिक्त आपका वर्ड आ गया वहां क्या हो जाएगा, सीमांत। यहाँ पे क्या है, उपयोगिता, तो क्या हो जाएगी, सीमांत उपयोगिता। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है बच्चों। उसके बाद आपका 8 नंबर का प्रश्न है बच्चों, कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब सीमांत उपयोगिता का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा बच्चों। देखिए अगर आपने ये पढ़ा होगा तो ये क्या होती है, ये इस तरह से होती है, और इस तरह से होती है, इस तरह से। जब यहाँ पे ये पढ़ता है तब यहाँ पे ये क्या होती है, मैक्सिमम होता है, और ये ऋणात्मक में जाता है तो ये भी डाउन होने लगता है। क्या है ये आपका है टोटल, ये क्या है, टोटल उपयोगिता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी। हाँ टीयू आपका क्या है, टोटल यूटिलिटी। थोड़ी इंग्लिश में मैंने ज्यादा पढ़ा है, इसके लिए थोड़ा हिंदी में दिक्कत हो जाती है, दोनों मिक्सिंग नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, समझ। टोटल यूटिलिटी होती है, टोटल यूटिलिटी, और ये एमयू होता है, मैं एमयू, जब एमयू 0 होगा बच्चों तब ये अधिकतम होगा, जबकि एमयू 0 होगा। यहाँ पे उपयोगिता, कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी, टोटल यूटिलिटी जब अधिकतम होगी तब एमयू क्या होगी, 0। ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर, ठीक ना। बार बार ये प्रश्न आ रहा है, बार बार ये प्रश्न आपको प्रत्येक मॉडल सिस्टम में इस तरह के सीमांत से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। देखिए उदासीन वक्र, इसी को तटस्थ वक्र भी कहते हैं, के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखिए पहला है उदासीन वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, उदासीन वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तर होता है, ये सही है। उदासीन वक्र सम संतुष्टि का वक्र भी कहा जाता है। देखिए ये भी आपका ऑप्शन नंबर 9 का, ये भी आपका देखिए इसी को भी कहा जाता है सम संतुष्टि वक्र। इसका ढेर सारा नाम है, लगभग 4-5 नाम है बच्चों। दो उदासीन वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए दो उदासीन वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकते बच्चों। मान के चलिए दो उदासीन वक्र यहाँ पे दिया हुआ है, एक इस तरह है और एक इस तरह से, यहाँ से इस तरह। तो अगर यहाँ पे अगर दो प्रतिच्छेद कर गया बच्चों, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर गया तो दो वस्तुओं के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या होगा, दो वस्तुओं का संयोग क्या होगा, एक साथ अलग अलग दिखाएगा, एक साथ अलग अलग, पता नहीं चलेगा कौन से वस्तु का संयोग यहाँ पे क्या है। इस वजह से यहाँ पे प्रतिच्छेद नहीं कर सकता बच्चों। दोनों का डायरेक्शन मतलब अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे पता नहीं चल पाएगा किसकी हम लोग संभावना को दर्शा रहे हैं, इसीलिए दो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करता है बच्चों। क्लियर है आप लोग यहाँ तक। उसके बाद है अधिक किसी वस्तु की कीमत में 4% की वृद्धि होने पर मांग की मात्रा में 8% की कमी हो जाती है, तो मांग की लोच का मान क्या होगा बच्चों। तो 10 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा 8/4। कितना हो जाएगा, 8/4। देखिए 8 क्या था आपका, 8 क्या था, मांग में परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, मांग की लोच कहते हैं। यही होता है आपका फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा 8/4, तो 8/4 इक्वल टू 2 आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है आप लोग यहाँ तक।
कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, अगर कोई डाउट रह जाती है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके पहले बता देना चाहूंगा आपको, देखिए इकोनॉमिक्स का ये दूसरा सेट चल रहा है, लेकिन पूरा 5 सेट कंप्लीट है, पूरा 5 सेट कंप्लीट है बच्चों, आप लोग प्ले लिस्ट में जरूर चेक करें। ये थोड़ा लेट हो गया इस कारण से, क्योंकि दूसरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग था, वो भी सबसे पहले अपलोड हो जाता, उसकी वजह से मैंने सोचा वेट किया कि आ जाएंगे, तो अभी आज तक आ नहीं रहे और बहुत बच्चे सारे का कमेंट आ रहा था, इसी वजह से फिर से ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, ठीक ना। 10 नंबर का आप लोगों ने देख लिया बच्चों। उसके बाद देखिए, एक बजट रेखा अपनी दाहिनी ओर विवर्तित होगी जब क्या होगी, जब क्या होगी, वस्तु x की कीमत में कमी होगी, वस्तु x की कीमत में वृद्धि होगी, वस्तु y की कीमत में कमी होगी, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी। तो आपका 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी बच्चों। देखिएगा ये क्या है, मान लेते हैं ये आपका है, ये रेखा जो है आपका है क्या, बजट बंडल है, बजट बंडल भी कहा जाता है तो बजट रेखा भी कहा जाता है, ये आपका बजट रेखा है बच्चों। इसको फिर से मैं छाप लेता हूँ, ज्यादा हो गया ना, ये बजट रेखा है। अगर इधर इधर शिफ्ट किया, ये लाइन अगर इधर शिफ्ट किया तो उपभोक्ता की आय में क्या हो रही है, वृद्धि कर रही है। और ये लाइन इधर शिफ्ट किया, अगर इधर शिफ्ट किया आपका बच्चों, ये लाइन अगर आपका इधर शिफ्ट किया तो क्या हो रही है, उपभोक्ता की आय में कमी हो रही है। क्लियर है आप लोग यहाँ तक। अगर आप सिर्फ आंसर मिलाना चाहते हैं बच्चों, तो वीडियो को 2x में आप लोग देखिए, फास्ट कर लीजिए वीडियो को और वहां से देखिए आप आंसर मिलाते चलिए, ठीक ना। अगर आपको समझना है तो वीडियो को आप नॉर्मल में भी देख सकते हैं, तो 1.5 में भी देख सकते हैं, 1.5 में भी देख सकते हैं, ठीक ना। तो आंसर मिलाना है तो आप लोग 2x में करके देखिए। ये प्रश्न, ये रेखा से आपको जो प्रश्न है बच्चों, ये बार बार आ रहा है, ये आपको क्लियर कर लेना है, बार बार प्रत्येक मॉडल सेट में ये प्रश्न है। और पिछले साल भी ये प्रश्न एग्जाम नहीं हुआ था, पिछले साल के मॉडल प्रश्न पत्र में भी ये प्रश्न थे बच्चों। देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित रेखा चित्र में एक रेखा दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, ठीक ना, ए बी दिया हुआ है, ठीक ना, ए बी दिया हुआ है कि बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी। मांग की लोच यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगी, ई इज ग्रेटर देन, ई इज क्या हो जाएगी, इज लेस देन हो जाएगी, सॉरी इज ले, हाँ इज लेस देन हो जाएगी, क्या इज लेस देन हो जाएगी आपका, इज लेस देन हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इज लेस देन हो जाए 1 हो जाएगी। 12 नंबर का ऑप्शन नंबर लेस देन, देखिए 1 से कम हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी, ठीक ना। और यहाँ पे क्या हो, और यहाँ पे आपका जो यहाँ पे होते ही बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाता है, ई इक्वल टू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, मांग की लोच क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। और यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, ई इक्वल टू इन्फिनाइट हो जाती है, क्या हो जाती है, इन्फिनाइट। ये सारा वीडियो में मैंने बताया हुआ। और पॉइंट बी पर क्या हो जाएगी, ई इक्वल टू 0 हो जाएगी, ई इक्वल टू 0 हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पूछा गया, यहाँ पे अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता बच्चों, आपसे यहाँ पे पूछा जाता, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाता, ई इज ग्रेटर देन 1 हो जाता है, ई इज ग्रेटर देन 1 हो जाता है, ई इज ग्रेटर देन 1 हो जाता है, यहाँ पे लेस देन 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जी का जी पॉइंट पे, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है, आपको क्लियर करके रखना है ये ला। फिर से एक बार समझ लिया, आपको समझ में नहीं आया होगा तो, अगर मूल बिंदु से पार किया तो ई इक्वल टू मांग की लोच क्या हो जाएगी, ई डी इक्वल टू 1 हो जाएगी। अगर आपका जो जी पॉइंट पे पार किया तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी। अगर यहाँ पे बी पॉइंट पे पार किया तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगी, ई डी इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 0। अगर पॉइंट ए पे पार किया, पॉइंट ए पे तो ई इक्वल टू क्या हो जाता है, ई डी इक्वल टू इन्फिनाइट हो जाता है बच्चों, यहाँ पे 0, यहाँ पे इन्फिनाइट, समझे ना। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया जाए तो यहाँ पे ईडी इक्वल टू क्या हो जाएगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच क्या हो जाएगी, ई इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है आप लोग, ये चारों पॉइंट को आपको याद कर लेना है और आपका एक बोर्ड में ये प्रश्न छपने वाला है, ठीक है ना। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है ना, कोई बात नहीं, अच्छा से समझा रहे हैं आपको। उसके बाद उदासीनता वक्र विश्लेषण से एक उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उदासीनता वक्र में बजट रेखा से स्पर्श करे, उदासीनता वक्र और बजट रेखा की ढाल समान हो। उसके बाद है MRS बटा पी एक्स बटा पी वाई। 13 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इनमें से सभी हो जाएगा, ये सब सही है। क्लियर है आप लोग। यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग कम हो जाए, आय में वृद्धि से क्या हो रहा है, आय में वृद्धि हो रही है और उपभोक्ता वस्तु एक्स की मांग कम हो जा रही है, तो क्या हो जाएगी, तो एक्स वस्तु क्या हो जाएगी, एक्स वस्तु क्या हो जाएगी, एक घटिया वस्तु हो जाएगी, क्या हो जाएगी, घटिया वस्तु। 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मान के चलिए अगर आप अभी साइकिल से ट्यूशन जाते हैं, कहाँ जाते हैं, साइकिल से ट्यूशन जाते हैं बच्चों। अगर आप कमाने लगे 2000-3000 रुपया रोज कमाने लगे तो साइकिल पढ़ोगे क्या यार, साइकिल से पढ़ने जाओगे क्या, नहीं गाड़ी से जाओगे यार। अगर आप अभी मान के चलिए छोटा, आपके घर में कोई छोटा सा टीवी है बच्चों, छोटा सा टीवी है बच्चों, तो क्या अगर आप पैसा ज्यादा कमाने लगो, आय में आपका वृद्धि हो जाए, तो वो छोटा सा टीवी रखोगे क्या, नहीं रखोगे यार। आप एलईडी लगा दो, बड़ा वाला एलईडी लगा दोगे, यही है संसार का नियम। तो ये क्या हो जाएगी, घटिया वस्तु हो जाएगी आपके लिए। उसके बाद है निम्न में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का है। पूरक वस्तु किसे कहते हैं, जिसके एक के बिना एक का काम ना चले, यानी कि कार, देखिए कार और पेट्रोल का आपका एग्जांपल दे देते हैं।
कार और पेट्रोल, चाय और कॉफी, चाय और कॉफी। कार और पेट्रोल, पेट्रोल के बिना क्या कार चलेगा? क्या नहीं चलेगा ना। और कार के बिना पेट्रोल चल सकता है क्या? पेट्रोल कार नहीं रहेगा तो पेट्रोल का क्या काम रहेगा? प्रत्येक मोटरसाइकिल का बात करो, मोटरसाइकिल जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन है, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, चाय के बिना कॉफी बन सकता है क्या? चाय और कॉफी ये क्या है? एक पूरक वस्तु में क्या है? एक पूरक, सॉरी सॉरी, चाय और चीनी, चाय के बिना चीनी बन सकता है क्या? चाय के बिना चीनी के बिना चाय बन सकता है क्या? नहीं ना बन सकता है। तो ये क्या हो जाएगी? पूरक वस्तु हो जाएगी। और ये चाय और कॉफी क्या है? ये प्रतियोगी वस्तु है। क्या है? एक प्रतियोगी वस्तु है। देखिए, इसका दाम कम हो जाएगा तो हम लोग इसे पीने लगेंगे, अगर इसका दाम बढ़ गया तो इसे पीने लगेंगे, ठीक ना। लक्स साबुन और डब साबुन, डब साबुन और लक्स साबुन भी एक प्रतियोगी वस्तु है बच्चों, क्लियर है। प्रतियोगी वस्तुएं उस वस्तु को कहते हैं जिसका यूज समान हो, जिसका यूज समान हो, उसी को कहते हैं। औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर होंगे जब, 17 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औसत उत्पाद अधिकतम होता है। आंसर बताते चलते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। 18 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, अधिक कुल लागत टीसी है तो उत्पादन की क्यू मात्रा है, तो सीमांत लागत क्या हो जाएगी? तो सीमांत लागत क्या हो जाएगी? डेल्टा टीसी बता डेल्टा क्यू, डेल्टा चेंज इन टोटल कॉस्ट, चेंज इन कुल लागत में कुल मात्रा को भागा दे देंगे तो वही आ जाएगा आपका सीमांत लागत आ जाएगा। सीमांत लागत आ जाएगा, क्या आ जाएगा? सीमांत लागत। पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से है? अल्पकाल से, अति अल्पकाल से, दीर्घकाल से, शीतकाल से। तो 19 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, दीर्घकाल से। किससे है? दीर्घकाल से। पैमाने का प्रतिफल, समझे ना। किस काल में उत्पादन के साधनों को स्थिर और प्रतिवर्ती साधनों को विभक्त किया जाता है? तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अल्पकाल में। किस काल में उत्पादन के साधनों को स्थिर और प्रतिवर्ती साधनों में विभक्त किया जाता है? विभक्त किया जाता है, तो अल्पकाल में हो जाएगा। भाई क्लियर है यहाँ तक? बेटा आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। उसके बाद है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहेगा? तो किस का आपका राइट आंसर हो जाएगा? किस पर? दो पर। किस पर? द्वितीय स्तर पर उत्पादन करना चाहेगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा औसत उत्पाद की विशेषता नहीं है? औसत उत्पाद और परिवर्ती साधन की प्रति इकाई उत्पाद कहा जाता है। सारे ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औसत उत्पाद का मान शून्य अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका बच्चों 23 नंबर का। जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम है होती है तब औसत उत्पाद में वृद्धि होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगी, तीव्र गति से वृद्धि होगी, कमी होती है। तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमी होती है। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? उसके बाद आपका है 24 नंबर का प्रश्न बच्चों, अधिक उत्पत्ति के सभी साधनों को दुगुना करने पर उत्पादन के तीन गुना की वृद्धि होती है तो इसे कहा जाता है। तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल। क्या हो रहा है यहाँ पे? वृद्धि हो रही है ना यार, तो पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल होगा। और यहाँ पे ह्रास होती तो पैमाने का हरसमान प्रतिफल होता है। क्या होता है? पैमाने का हरसमान प्रतिफल। हरसमान मतलब कम हो रहा है यार, ह्रास हो रहा है, ह्रास हो रहा है। सीमांत उपयोगिता की ह्रास नियम आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना? अच्छा कोई बात नहीं, इससे भी वीडियो बना देंगे। अच्छा, उत्पादन के सापेक्ष कुल आगाम माने कि टोटल रिवेन्यू में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सीमांत आगाम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सीमांत आगाम। परिवर्तन जहां आ गया, परिवर्तन थोड़ा आ गया लास्ट वाला को, लास्ट से एक पहले जो होती है बच्चों, लास्ट से एक पहले होती है, मान के चलिए यहाँ पे 9 यूनिट आप लोगों ने खर्च किए, 10 यूनिट, 9 यूनिट में कितना उत्पादन हो रहा है? 9 यूनिट में मान के चलिए 80 उत्पादन हो रहा है, 10 यूनिट में कितना हो गया? 100। तो 9 यूनिट में जो इसमें परिवर्तन हो रहा है बच्चों, जो इसमें आखिरी यूनिट में परिवर्तन हो रहा है बच्चों, कितना परिवर्तन हो रहा है? 20 यूनिट बढ़ रहा है, तो इसी को कहेंगे सीमांत उत्पादन, ठीक ना। क्लियर है आप लोग? कुल लागत टीसी और कुल स्थिर लागत टीएफसी और कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी में क्या संबंध होता है? देखिए, इससे आपका न्यूमेरिकल भी है बच्चों। अगर आपने पिछला मॉडल पेपर को देखा होगा, सेट 4 सेट 5 को देखा होगा बच्चों, तो आपको पता चल गया कि इससे न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने सॉल्व करवा दिया उसे। आप लोग उसे देखिएगा तो यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। देखिएगा क्या होती है उसके बीच रिलेशन, टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि कुल लागत इक्वल टू क्या हो जाता है? कुल स्थिर लागत बट प्लस कुल परिवर्तनशील लागत। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उसके बाद आपका है प्रश्न 27 नंबर का है, जब किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति के समान दर में वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत में क्या हो जाएगी? 27 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आप लोग क्लियर है? फिर उसके बाद 28 नंबर का आपका प्रश्न है बच्चों,
किसी वस्तु की मांग डी तथा पूर्ति एस हो तो मांग का अधिकाय, मांग क्या हो रहा है, अधिकाय हो रहा है, यानी कि पूर्ति की तुलना में जितना हम लोग पूर्ति कर रहे हैं उससे अधिक मांग है की स्थिति को दर्शाया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, डी डिमांड, क्या बोल रहे हैं, डिमांड ज्यादा हो रहा है, मांग ज्यादा हो रहा है, सप्लाई से ज्यादा हो रहा है, वो क्या हो रहा है, डी माइनस एस इक्वल टू जीरो, ए भी आपका होने वाला। तो ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों होगा। अधिकाय मतलब मांग अधिकाय और पूर्ति अधिकाय, पूर्ति मतलब पूर्ति व अधिकाय में क्या होता है, पूर्ति ज्यादा होती है मांग की तुलना में, अधिकाय का मतलब होता है अधिक, सीधा समझ लीजिए आप लोग। उसके बाद है किसी वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति की अधिक वृद्धि होने पर, पूर्ति की अधिक वृद्धि हो रही है बच्चों, फिर यहाँ पे तो क्या होगी, पूर्ति अधिकाय तो होने से साम्य मात्रा में पूछ रहा है, साम्य मात्रा में, तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है आप लोग, पूर्ति मांग, मांग अधिकाय और पूर्ति अधिकाय आप लोगों ने समझ लिया होगा उम्मीद करता हूं। उसके बाद है किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा में 4% की वृद्धि हो जाती है। कितनी, 5% की वृद्धि कर रहे हैं हम लोग, उसकी मात्रा में 4% की वृद्धि हो जाती है, तो क्या हो जाएगी इसका, पूर्ति की लोच, मांग की लोच और पूर्ति का लोच। आपको फॉर्मूला याद होगा तो आराम से बनेगा। क्या हो जाएगा, 4/5, 4/5 को अगर आप भागा दीजिएगा बच्चों तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पूर्ति की लोच बराबर क्या होती है, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन बटा पूर्ति की कीमत में परिवर्तन, पूर्ति की कीमत में परिवर्तन, दोनों परसेंटेज में होना चाहिए, दोनों प्रतिशत में होना चाहिए। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में मांग की वृद्धि का बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, साम्य कीमत और मात्रा दोनों में वृद्धि होगी। क्लियर है यहां तक। मांग अधिकाय की स्थिति में साम्य कीमत में कमी होगी, वृद्धि होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा और तीव्र गति से कमी होगी, तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। क्लियर है आप लोग यहां तक। उसके बाद 33 एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के लिए अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है, तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम एबीसी से ऊपर एसएमसी से बढ़ता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोग यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका बच्चों 34 नंबर का, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए एआर और एमआर का संबंध क्या होता है, तो क्या हो जाता है एआर और एमआर का संबंध, 34 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा एआर इक्वल टू एमआर, पूर्ण प्रतियोगिता के लिए, माने कि एवरेज रेट, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू, यानी कि औसत आगत इक्वल टू औसत, औसत सीमांत आगत, ठीक ना, आगत मतलब आय कह सकते हैं इसको। समरूप वस्तुओं की उपलब्धता किस प्रकार की बाजार की संरचना की विशेषता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, किसकी, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की। टीआर, टीआर मतलब टोटल रेवेन्यू, कुल आगाम। वक्र की ढाल क्या होती, वक्र की ढाल को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एमआर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एमआर, मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आगाम। उसके बाद है किस प्रकार के बाजार संरचना में कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है, तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकाधिकार बाजार में। किस बाजार में, एकाधिकार बाजार में। क्लियर होंगे बच्चों। आपका 38 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा, जब सीमांत आगाम का मान 0 होता है, जब सीमांत आगाम का मान 0 होता है तब वस्तु की मांग की कीमत का लोच मान क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 38 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद आपका 39 का है बच्चों, एकाधिकार के अंतर्गत ए आर वक्र और एम आर वक्र में क्या संबंध है, एकाधिकार के अंतर्गत, एकाधिकार बाजार में पूछ रहा है ए आर और एम आर संबंध में क्या मतलब, तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए आर इज ग्रेटर देन एम आर। क्या हो जाती है, ए आर इक्वल टू ग्रेटर देन एम आर, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके बाद आपसे पूछा है बच्चों, एक एकाधिकारी के लिए उत्पादन, एकाधिकारी पूछ रहा है उत्पादन के विभिन्न स्तर एमआर, यानी कि एमआर दिया हुआ है आपका मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के निम्न तालिका को दर्शाया गया है। संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में वह वस्तु की कितनी इकाइयों का उत्पादन करेगा, तो संतुलन की अवस्था में कहां हो जाती है बच्चों, संतुलन की अवस्था आपकी कहां पे हो जाती है, जहां पे आपका एमआर इक्वल टू एमसी हो जाती है, जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो जाती है, वहीं पे संतुलन की अवस्था होती है। तो आपको पूछ रहा है संतुलन की अवस्था में कितना उत्पादन करेगा, तो संतुलन की अवस्था कहां पे हो रही, जहां दोनों एमआर इक्वल टू एमआर एमसी कहां बराबर हो जाएगी लास्ट में, तो 6 यूनिट हो गई, इसके 6 कितनी यूनिट की, 6 यूनिट की उत्पादन करेगा। क्लियर है बच्चों, आप लोग यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर आपने जियोग्राफी का पूरे 5, जियोग्राफी के फिर से बता देना चाहूंगा, जियोग्राफी के पूरे 5, हिस्ट्री के पूरे 5
अगर आप साइंस से हैं तो फिजिक्स के पूरे 5 और केमिस्ट्री के भी पूरे 5 मॉडल पेपर को का सॉल्यूशन भी करा दिया होगा। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स का भी आप लोग देख रहे होंगे, पूरे 500 मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन करा दिया गया है। तो आप लोग सारा मॉडल पेपर को देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, ज्यादा से ज्यादा देखिए और प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करिए, अपने आप नंबर ज्यादा आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा, अगर सिर्फ पढ़िएगा तो कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिस आप लोग करिए, प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया है, समझे ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।